हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो जैसा कि अब तक हम कार्बन कंपाउंड को अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, कार्बन कंपाउंड कैसे होते हैं, इनको क्लासिफिकेशन को आप स्टडी कर चुके हो, इनमें बॉन्डिंग किस टाइप की होती है और स्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी बेसिक्स अब आप लोगों के क्लियर हो चुके हैं। कार्बन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, एक कुछ स्पेसिफिक फिनोमेना जैसे कि आइसोमेरिज्म और होमोलोगस सीरीज भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है होमोलोगस सीरीज और आइसोमेरिज्म। होमोलोगस सीरीज मींस हमने कुछ सीरीज को आइडेंटिफाई किया जिनमें कुछ स्पेसिफिक डिफरेंस था और वो सेम प्रॉपर्टीज के कंपाउंड को अपने अंदर रखती है, जैसे कि एल्केन सीरीज हो गई, एल्कीन सीरीज हो गई, एल्काइन सीरीज हो गई, जिनके मेंबर में CH2 का डिफरेंस होगा और सारे मेंबर सेम ग्रुप या सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे। आइसोमेरिज्म आपने स्टडी किया, आपने कुछ से कंपाउंड आइडेंटिफाई किए जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं बट वो कंपाउंड डिफरेंट होते हैं। अब डिफरेंट क्यों होते हैं, उनमें डिफरेंस का बेसिस क्या है, वो सब आपने स्टडी किया कि स्ट्रक्चर में डिफरेंस, अरेंजमेंट में डिफरेंस। तो उस बेसिस पर आपने आइसोमेरिज्म के कई सारे टाइप्स स्टडी किए और मैंने आपको बोला था कि आपको नोमेनक्लेचर या आइसोमेरिज्म को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करें। अब आज हम एक नए पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। जैसा कि अब तक आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज मींस केमिकल रिएक्शंस, मींस वी विल स्टडी द केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की कुछ बेसिक केमिकल रिएक्शन या जनरल केमिकल रिएक्शंस जो आगे की क्लासेस में भी आपको स्टडी करने को मिलेंगी। जब आप कुछ कंपाउंड को, स्पेसिफिक कंपाउंड को स्टडी करोगे तो उसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज में यही प्रॉपर्टीज आपको फर्दर क्लासेस में बताई जाएंगी। तो कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी है एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूं। उसमें आप स्टडी करेंगे कंबशन, कंबशन क्या होता है, कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी। कंबशन के बाद हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन देन सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन रिएक्शन। वैसे तो कई सारे केमिकल रिएक्शंस होती है, कई सारे केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कुछ जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे जो ज्यादातर कार्बन कंपाउंड्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो 4 केमिकल प्रॉपर्टीज और इनके नाम भी बड़े आसान से हैं, इनके नाम पढ़ने पर ही आपको क्लियर हो जाएगा कि कंबशन तो वही है जो टर्म आपने क्लास 8th में भी स्टडी की थी कि किसी कंपाउंड को हम एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे, बर्न करेंगे तो वो जलकर हमें CO2 वाटर और एनर्जी देगा और एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होगी जिसे क्या बोला जाएगा, कंबशन बोला जाएगा। ऑक्सीडेशन भी आपका सुना हुआ है, आपने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था कि ऑक्सीडेशन मींस किसी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन का एडिशन कर दिया जाए तो उस कंपाउंड के अंदर होने वाले चेंज को आप क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। ऑक्सीडेशन के लिए आप जो एजेंट यूज में लेंगे उसे बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट टाइप है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में मींस कोई एक एलिमेंट है जो दूसरे एलिमेंट को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट बन जाएगा उसका, तो उसे आप क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन। और एडिशन रिएक्शन, एडिशन को हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह से कॉम्बिनेशन। मींस कुछ ऐसी कंडीशन होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हम कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स के लिए इस केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे जिनमें आप रिएक्टेंट ए में रिएक्टेंट बी का कंप्लीट एडिशन ऑब्जर्व करेंगे। एडिशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास मोर देन वन रिएक्टेंट होते हैं और आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, तो उस केमिकल प्रोसेस को आप क्या बोल सकते हैं, एडिशन बोल सकते हैं। मींस जो केमिकल प्रॉपर्टीज की नेमिंग है वो तो बड़ी आसान है। अब टिपिकल पार्ट है कि आप इनके एग्जांपल्स देखें कि ऑक्सीडेशन के एग्जांपल्स कौन से होंगे, सब्स्टिट्यूशन किस केमिकल प्रॉपर्टी के लिए, किस केमिकल रिएक्शन के लिए हम सब्स्टिट्यूशन को इस चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स में। चलिए तो पहले हम देखते हैं कंबशन। तो कंबशन जैसा कि नाम से आपको मैंने बताया कि कंबशन में आप कंप्लीटली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न कर दोगे। जैसे कि हम बात करें CH4 की, ठीक है, बड़ा ध्यान से समझना, आसान चीजें हैं सारी। मीथेन ले लिया,
ठीक है। CH4 को क्या बोला जाता है, मीथेन बोला जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 को बोला जाता है इथीन, और इसे इथाइलिन भी बोला जाता है। और कंबशन के लिए आप यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इन्हें बर्न करेंगे तो आपको CO2 वाटर और हीट एंड लाइट एनर्जी मिलेगी। मींस कंबशन रिएक्शन कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2 का भी कंबशन अगर आप करोगे तो यहां भी प्रोडक्ट आपको मिलेगा CO2 H2O प्लस हीट एंड लाइट एनर्जी। अब एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि सर कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो बनता है। कई बार हम देखते हैं कि किसी कार्बन के कंपाउंड को बर्न करते हैं तो हमने कई जगह पर ये स्टडी किया हुआ है कि CO2 के साथ वहां पर CO का फॉर्मेशन भी होता है। तो कंबशन में भी एक दूसरा क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन था कि कार्बन मोनोऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होगा, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन का एडिशन है तो क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं? तो ये भी ध्यान रखें कि ये एक तरह का कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। ये एक तरह की कौन सी केमिकल रिएक्शन है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब आपने यहां पर सफिशिएंट अमाउंट में एक्सेस में ऑक्सीजन की सप्लाई की है तो यहां पर ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। सारा कार्बन कन्वर्ट हो जाता है CO2 में और हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है H2O में। अगर ये हम एक एल्केन की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी एल्केन के साथ, मान लीजिए एल्केन है और ये एल्कीन है, ठीक है। एल्केन एल्कीन में डिफरेंस आपको पता है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा और ये होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इस डिफरेंस को भी बड़ा ध्यान से समझिएगा। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है, अगर हम इसके केस में भी ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड कर दें, ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड कर दें तो ये ऑक्सीडेशन फिर कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ये कंबशन कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, ये पार्शियल कंबशन हो जाएगा। और उस केस में हो सकता है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या मिल जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए। तो मैंने जो केस यहाँ पर मेंशन किए इनमें ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट है। अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड कर दोगे, कम कर दोगे तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। और अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम कर दोगे, वेरी लेस अमाउंट में अगर आप ऑक्सीजन लोगे तो आपको यहां पर कार्बन ब्लैक मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा कार्बन ब्लैक प्लस H2। इस डिफरेंस को ध्यान रखिएगा। मैं एक एल्केन की बात करूं कि एक एल्केन को अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन दोगे तो एक एल्केन से आपको कंप्लीट कंबशन वहां पर मिलेगा। और अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई कम करोगे तो हो सकता है वहां कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए इंस्टीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर आपने ऑक्सीजन की सप्लाई को और रिड्यूस कर दिया तो वहां पर आपको ब्लैक कार्बन मिल जाएगा। मींस कार्बन ना तो CO बन पाएगा ना CO2 बन पाएगा। इसीलिए कई बार आप कहां पर कंबशन स्टडी कर रहे हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि अपने घर में आप एलपीजी सिलेंडर को कुकिंग पर्पस के लिए काम में लेते हैं। एलपीजी सिलेंडर में जो गैस प्रेजेंट होती है मेनली वो होती है ब्यूटेन, ठीक है। मेनली जो गैस प्रेजेंट है वो ब्यूटेन है। सीएनजी में आपके पास मीथेन प्रेजेंट है। इनका जो कंबशन होगा, आप सफिशिएंट अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे तो कंप्लीट कंबशन होगा। और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होगी तो वो कंबशन जो है वो पार्शियल या इनकम्प्लीट कंबशन हो सकता है। चलिए, तो अभी हम केवल कंप्लीट कंबशन के बेसिस पर इनके प्रोडक्ट लिख रहे हैं। ये एल्कीन है, ठीक है। प्रैक्टिकल रिजल्ट कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। ये एल्केन है, ये एल्कीन है। सिमिलरली अगर आप ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड भी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है, जिसे बोला जाएगा एसिटाइलिन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म CO2 वाटर एंड हीट एंड लाइट एनर्जी। क्लियर बच्चों? यहां पर आप ध्यान रखिएगा, इन इक्वेशंस को आप बैलेंस कर लीजिएगा। ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंसिंग आप लोगों को करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि अब तक मैंने हाइड्रोकार्बन लिया, अब एक दूसरा कंपाउंड लेते हैं अल्कोहल। अल्कोहल भी एक बहुत अच्छा फ्यूल है, क्लीनर फ्यूल, क्लीन फ्यूल जो होता है C2H5OH इथेनॉल, ठीक है। इसका नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इथेनॉल, या फिर इसे बोला जाएगा इथाइल अल्कोहल। मैं इसके कंबशन की बात करूं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये भी बनाएगा CO2 वाटर एंड हीट एंड लाइट एनर्जी। मतलब
कि जिन केमिकल रिएक्शंस जो मैंने बोर्ड पर लिखी है तो इन्हें देखकर तो ये लगता है कि कंबशन नाम की जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये तो बहुत आसान है, ठीक है, वेरी इजी है, बहुत इजी है। आपको किसी भी कंपाउंड के लिए अगर कंबशन रिएक्शन लिखनी है तो कंप्लीट कंबशन रिएक्शन लिखना है, सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई, ये तो आप बिना देखे उसके प्रोडक्ट लिख सकते हैं CO2 वाटर एंड एनर्जी। क्लियर? तो इस केमिकल प्रॉपर्टी को अटेम्प्ट करना बहुत आसान है, तो कंबशन केमिकल रिएक्शन को अटेम्प्ट करना आसान है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट, कुछ स्पेशल पॉइंट कंबशन को लेकर जो आपके कंटेंट में दिए हुए हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं इन दोनों केसेस की। फर्स्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हम इन दोनों के कंबशन की बात करें तो दोनों के कंबशन में डिफरेंस क्या होगा? एक तो है मेरे पास अनसैचुरेटेड, एक है मेरे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला डिफरेंस मैं आपको क्लियर कर दूं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ कार्बन बहुत सारे होते हैं, ठीक है। पहला डिफरेंस, एक डिफरेंस तो आपको पता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होगी, मींस मल्टीपल बॉन्डिंग की प्रेजेंस होगी, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्डेड होंगे। सिंगल बॉन्ड यहां पर होगा, यहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। दूसरा ये है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं और सैचुरेटेड में नंबर ऑफ कार्बन आपके पास कम होते हैं। तो इसलिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ज्यादातर केसेस में जो कंबशन होता है और उस कंबशन से जो फ्लेम आपको मिलती है वो फ्लेम होती है येलो सूटी फ्लेम, और इनके कंबशन से जो आपको फ्लेम मिलती है वो मिलती है आपको ब्लू नॉन सूटी फ्लेम, ठीक है। फ्लेम आपने देखा है कि वो 3D रीजन जहां पर आपको कंबशन या फ्यूल की बर्निंग जो अपीयर होती है फ्लेम की फॉर्म में, तो यहां पर ब्लू कलर की फ्लेम होती है, यहां पर येलो फ्लेम होती है, और येलो फ्लेम कैसी होती है? सूटी फ्लेम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में नंबर ऑफ कार्बन इतने ज्यादा होते हैं कि सारे कार्बन का CO2 में कन्वर्ट हो पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहां पर एक्चुअल में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल आप ले सकते हो जो ऑयल्स होते हैं। तो आप देखिएगा जब आप किसी ऑयल को बर्न करेंगे, उसका कंबशन करेंगे, तो आपको येलो सूटी फ्लेम मिलेगी। येलो सूटी फ्लेम का मतलब है कि फ्लेम के साथ में एक ब्लैक पाउडर भी हमें ऑब्जर्व होता है, एक ब्लैक कलर का सूट उसे ही बोला जाएगा, जो ब्लैक कलर का पाउडर होगा, मींस वो जो पाउडर होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, मींस कुछ ऐसे कार्बन पार्टिकल जो कंबशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कंबशन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कंबशन में यही डिफरेंस है। मींस इससे ये क्लियर हो जाता है कि अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाला फ्यूल है तो इसके कंबशन से जो फ्लेम होगी वो ऊपर रखे हुए कंटेनर की ब्लैकनिंग कर सकती है, ऊपर रखे हुए कंटेनर के बॉटम को ब्लैक कर सकती है। क्या इस केस में ऐसा हो सकता है? तो इस केस में भी आपको अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल मिल सकते हैं, बट कब? जब ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो, जब आपके पास ऑक्सीजन कम अमाउंट में हो, आप किसी भी तरह से अगर ऑक्सीजन सप्लाई को ब्लॉक कर देंगे तो फिर आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें भी आपको कुछ अमाउंट में सूट मिल सकता है। तो ये डिफरेंस है जिसे बड़ा आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा। इससे पूछा जा सकता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कंबशन में क्या डिफरेंस होगा। तो ये था कंबशन, या हम इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, जो आपने एल्केन में भी ऑब्जर्व की है, एल्कीन में भी ऑब्जर्व की है और एल्काइल में भी ऑब्जर्व की है। मींस हम सफिशिएंट मात्रा में, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई करें और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उस कार्बन कंपाउंड को अगर आप बर्न करोगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जो आपने किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में नहीं करवाया, डायरेक्ट सफिशिएंट फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में आपने इस प्रोसेस को कंप्लीट किया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन ये है कि दोनों केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है? ऊपर भी तो हमने ऑक्सीडेशन ही किया था,
तो डिफरेंस ये है कि ये ऑक्सीडेशन आपने ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई में किया था, यहां पर ये ऑक्सीडेशन जो है हम फ्री एयर से नहीं करेंगे, यहां पर हम कोई कंबशन नहीं करेंगे। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो होगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से होगा। ये ऑक्सीडेशन जो है वो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस से होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आपने पढ़े हुए हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो खुद रिड्यूस होते हैं और दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनके ऑक्सीडेशन के लिए काम में लिए जा सकते हैं। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको याद करने हैं। एक होगा एल्कलाइन कैमेनोफोर, पोटेशियम परमैंगनेट, और इसका कलर होता है पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है ये एल्कलाइन कैमेनोफोर, पोटेशियम परमैंगनेट। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपसे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो होगा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इसका भी कलर होता है ऑरेंज कलर, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। और इसके अलावा यूज में लिया जा सकता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड, आप ओजोन भी ले सकते हैं O3। ये सब अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने जाते हैं। अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब कि ये दूसरी रिएक्टेंट स्पीसीज के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन कर देंगे, उसमें ऑक्सीजन डाल देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो अब डिफरेंस भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कंबशन और ऑक्सीडेशन में इन दोनों केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया था, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, बट यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन थोड़ा स्लो ऑक्सीडेशन होगा। और इस ऑक्सीडेशन में डिफरेंस केवल इतना ध्यान रखें कि एल्कलाइन कैमेनोफोर हुआ या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हुआ, इससे आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही ऑक्सीडाइज कर सकते हो, एल्केन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से एल्केन का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। ठीक है, केवल एक एल्केन है जिसे आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो, केवल एक एल्केन है जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, और ये होती है 2-मिथाइल प्रोपेन। मींस जहां पर ये टर्शियरी कार्बन है, ठीक है, 2-मिथाइल प्रोपेन, इसका ऑक्सीडेशन हम एल्कलाइन कैमेनोफोर या एसिडिफाइड K2Cr2O7 से कर सकते हैं। क्यों नहीं कर पाता है बाकी एल्केन का ऑक्सीडेशन? इसका जवाब केवल इतना आसान है, सिंपल यही है कि एल्केन को क्या बोला जाता है, पैराफिन। पैराफिन का मतलब होता है जिनकी एफिनिटी कम होती है, जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। एल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स। तो एल्केन काफी स्टेबल होती है, काफी कम रिएक्टिव होती है, तो इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इतनी पावर नहीं है कि ये एल्केन को ऑक्सीडाइज कर सके। तो एल्केन का ऑक्सीडेशन वैसा आप स्टडी कर चुके हो कंबशन से, बट इनकी मदद से आप एल्केन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। तो फिर एल्कीन या एल्काइन को तो कर सकते हैं, उनकी केमिकल रिएक्शन देख लीजिए। CH2 डबल बॉन्ड CH2, नेक्स्ट है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दोनों का ऑक्सीडेशन करेंगे। अगला क्वेश्चन, ये ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, तो इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं आपको। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड नेसेंट ऑक्सीजन, जिसे मैं लार्ज ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करूंगा, प्रोवाइड नेसेंट ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। जैसे कि आपके पास KMnO4 होगा और कुछ आपके पास अल्कलाइन सॉल्यूशन है तो H2O भी प्रेजेंट होगा। इस अल्कलाइन सॉल्यूशन में KMnO4 जो है ये KOH में कन्वर्ट हो जाता है, MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका जो एक प्रोडक्ट है वो होता है फ्री ऑक्सीजन। फ्री ऑक्सीजन मतलब एक सिंगल ऑक्सीजन एटम जो कि हाईली अनस्टेबल होती है, ऐसे ही प्रोड्यूस होती है, इंस्टेंटली कंबाइन हो जाती है क्योंकि ये अनस्टेबल है। तो ये हैंड टू हैंड दूसरे आपके रिएक्टेंट के साथ कंबाइन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसमें एडिशन हो जाएगा नेसेंट ऑक्सीजन का। आपके पास वाटर भी यहाँ पर अवेलेबल है, इस पार्ट को मैं मिटा देता हूँ। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा। ये नेसेंट ऑक्सीजन आपको मिल सकती है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 जो आपके कंटेंट में दिए हुए हैं। ये दो ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आपको दोनों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। दोनों का नाम क्या होगा और दोनों का फॉर्मूला क्या होगा। अब देखते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा, और जो इसमें डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड का ब्रेक होने के बाद एल्केन या एल्कीन का जो ऑक्सीडेशन होता है
ठीक है, ये पहले क्या बनाते हैं, एल्कोहल बनाते हैं। अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो हो सकता है कि प्रोडक्ट आपके पास चेंज हो जाए, बट यहाँ पर आपको पहले क्या मिलेगा, एल्कोहल। तो यहाँ पर एल्कोहल कैसे मिलेगा, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होगा और जो दो नए बॉन्ड बनेंगे उन पर आपको कौन सा ग्रुप मिल जाएगा, OH ग्रुप मिल जाएगा। तो O तो कहां से है, एज एन एसेंट ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन मींस यहाँ वाटर प्रेजेंस था, वाटर की प्रेजेंट थी, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन भी आपको इसमें मिल जाएगा। और ये इसका नाम क्या होगा, अगर IUPAC से नाम इसका बताएं तो वो होगा इथेन 1,2 डाइओल, और इसे क्या बोला जाता है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इथाइलिन ग्लाइकोल। दोनों नाम इसके आपको याद रखने, इसे बोला जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल मींस जो डाइओल होते हैं जिनमें दो OH ग्रुप होते हैं, जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं वो इथाइलिन ग्लाइकोल। अब बात करते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसमें भी OH बन जाएगा, बट OH बनने के बाद फाइनली जो होता है, जब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन कैमेनोफोर या एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये कन्वर्ट हो जाता है COOH मींस ये वाला कार्बन भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बन भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसे आप बोलेंगे ऑक्सैलिक एसिड या डाइकोइक एसिड जो होगा वही क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। तो ये दो केमिकल रिएक्शंस है। वैसे जब आप फर्दर क्लासेस में स्टडी करोगे, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आप स्टडी करोगे एल्केन का ऑक्सीडेशन, एल्कीन का ऑक्सीडेशन, तो आपको और भी ऑक्सीडेशन मेथड पढ़ने को मिलेंगे कि कुछ मेटल कैटलिस्ट कॉपर ट्यूब से एल्केन का ऑक्सीडेशन किया जा सकता है, एल्कोहल बनाया जा सकता है, ठीक है। बट अभी का जो आपका कंटेंट है क्लास 10 में आपको केवल कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही और कुछ केमिकल कंपाउंड का ही ऑक्सीडेशन पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको इथीन और इथाइन का बताया है, अगर आप और केसेस पर जाएंगे, कंपाउंड चेंज करेंगे या कोई और मेथड पर जाएंगे तो आपको और भी प्रोडक्ट मिल सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट मिल सकते हैं, ठीक है। कुछ के ऑक्सीडेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, कुछ केसेस में एल्डिहाइड मिलेंगे, कुछ केसेस में कीटोन मिलेंगे। मींस मैं ये बोलना चाहता हूं कि ऑक्सीडेशन का जो कंटेंट है, डिटेल्ड कंटेंट है, काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर, काफी सारे इंफॉर्मेशन है, कई सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं जो एल्केन, एल्कीन या एल्काइन का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। बट अभी आपको जो लिमिटेड कंटेंट आपके साथ शेयर किया गया है, इसे आप जरूर लर्न करें, ठीक है। फिर बाद में तो आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन केमिकल रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी करना है। रिएक्शन मैकेनिज्म से आपको सब क्लियर हो जाएगा कि कहां से ये ऑक्सीजन आया और इस ऑक्सीजन ने कैसे इथीन पर अटैक किया और कैसे ये इथाइलिन ग्लाइकोल बना, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन कैसे अटैक करता है और यहां पर कैसे ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी कर लेंगे। तो कई बार जब हम ये चीजें बच्चों के सामने मेंशन करते हैं तो उनके माइंड में कई सारे डाउट आ जाते हैं कि ना तो यहाँ पर ज्यादा रिएक्टेंट बनाया है सर ने और सीधे प्रोडक्ट लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आया कि कहाँ से कौन सा एलिमेंट निकलता है और किसके साथ जुड़ जाता है। तो ये सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चंस के डाउट जो है वो आपके रिएक्शन मैकेनिज्म से क्लियर हो जाएंगे। चलिए, ये इथीन और इथाइन का ऑक्सीडेशन है। एक और ऑक्सीडेशन आपको बता देता हूँ, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है और पूछा जाएगा आपसे, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन। तो इथेनॉल को भी आप एल्कलाइन कैमेनोफोर लें या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 लें। इनकी प्रेजेंस में जो इथेनॉल है ये भी ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेता है, इथेनोइक एसिड, CH3COOH। इसे हम क्या बोलेंगे, इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। तो देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर बदल दिए जाए तो हो सकता है प्रोडक्ट भी बदल जाए, या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चेंज कर दी जाए तो हो सकता है आपको मिलने वाले प्रोडक्ट भी डिफरेंट होंगे। तो उसके लिए आपको रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी करेंगे तो आपको सारे लॉजिक क्लियर हो जाएंगे। बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेंज कर दूं, जैसे कि CrO3 लेनेक्रोमिक एनहाइड्राइड, जिसे बोला जाता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। These are strong oxidizing agent and this is a mild oxidizing agent। और अगर ये ले लिया जाएगा तो ये जो इथेनॉल है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एल्कोहल, एल्केन के ऑक्सीडेशन से हमें एल्कोहल मिलता है और एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिलता है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन।
और उसे अगर फर्दर ऑक्सीडाइज किया जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो ये सीक्वेंस जो आपको हायर क्लासेस में बताया जाएगा बाद में कि एल्केन को किसी भी तरह से अगर ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो आपको अल्कोहल मिलता है, अगर इसे फर्दर ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो हमें या तो एल्डिहाइड मिलने के चांसेस होते हैं, कुछ केसेस में हमें कीटोन भी मिल जाती है। तो डिपेंड करता है किस टाइप का अल्कोहल है, और इसे फर्दर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप इथेन का ऑक्सीडेशन करोगे तो इथेनॉल मिलेगा, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा, उसे फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको क्या मिल सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है। तो ये था इथेनॉल को आप अगर डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक बनाना चाहते हैं तो आप इसकी मदद लें, स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इसे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर आप अल्कलाइन केमिनोफोर से इसे क्या बना सकते हैं, इथेनोइक एसिड बना सकते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, डिटेल प्रोसेस है, जो हायर क्लासेस में आप लोगों को और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। बट अभी जो कुछ केमिकल रिएक्शंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए उन्हें समझकर याद करने की कोशिश करें। ये 3 केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन के लिए मैंने आपको बताई है। इथेनॉल के ऑक्सीडेशन से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएं, और इथीन से आप इथाइलिन ग्लाइकोल बनाएं, और CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन से आप बनाएं ऑक्सैलिक एसिड, इथाइन से आप बनाएं ऑक्सैलिक एसिड। क्लियर? तो 2 केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, ऑक्सीडेशन भी कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी की, सब्स्टिट्यूशन। तो ये सब्स्टिट्यूशन आपको करना है केवल एल्केन, जो अपना सिलेबस है उसकी हम बात करते हैं। हम केवल एल्केन में सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करेंगे, और ये सब्स्टिट्यूशन किसकी मदद से आप करोगे, हैलोजन की मदद से। ये किसकी मदद से होगा, हैलोजन की मदद से। और ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी जो आप बाद में जानेंगे कि क्या होता है। अभी केवल इतना समझ लें कि ये केमिकल प्रोसेस जो होगा वो सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, ये सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, और इससे आपको मिलेगी हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब है कि एल्केन के किसी हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह अगर हेलोजन का एटम आ जाए तो आप उस एल्केन को क्या बोल सकते हैं, मींस एल्केन का हेलोजन डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। तो एल्केन की रिएक्शन आप किसी हेलोजन से करवा दो। तो इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, सिंपल एग्जांपल, एक ही एग्जांपल याद कर लो, बहुत है, ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। CH4 हमने लिया और यहाँ पर आप क्लोरीन का अटैक करा दें, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होगा कि CH4 में, जैसा कि आपको पता है कि CH4 में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। Cl2 में कितने क्लोरीन है आपके पास, 2 क्लोरीन है। वैसे तो आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद क्लास 11th में इस केमिकल प्रोसेस की मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे कि किस तरह से क्लोरीन जो है वो फ्री होकर और CH4 पर अटैक करेगा और वहां से प्रोडक्ट कैसे बनेगा, वो सारी चीजें डिफरेंट है, ठीक है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 क्लोरीन होंगे, एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा और दूसरा क्लोरीन जो है वो CH3 के साथ मिलकर क्या बनाएगा, CH3Cl। इसे हम क्या बोल सकते हैं, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन, मीथेन, एक कार्बन की चेन है, वर्ड रूट मैच होगा, सफिक्स n होगा और Cl लिखा हुआ है तो प्रीफिक्स आपके लिखेंगे क्लोरोमीथेन, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, या हम इसे मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। चलिए, तो आप जब मैकेनिज्म स्टडी करेंगे तो आपको बाकी चीजें पता चलेगी कि किस तरह से क्लोरीन अलग हुए और 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन HCl बना लेता है, फिर जो पार्ट बचता है वो किस तरह से एक दूसरे क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है, फिर एक क्लोरीन यहाँ पर अटैक करता है, ठीक है। जो मैकेनिज्म में आपको कंटेंट स्टडी करने को मिलेगा वो इस तरह का होगा कि 2 क्लोरीन है, ये इस तरह से सेपरेट होंगे, ये CH4 पर अटैक करेगा और यहाँ से ले जाएगा HCl, फिर आपको यहाँ पर मिलेगा CH3 ग्रुप। CH3 ग्रुप जो है ये फर्दर Cl2 पर अटैक करेगा और यहाँ से ले लेगा एक क्लोरीन, तो ये CH3Cl बना लेगा। अब CH3Cl पर अगर हम फर्दर क्लोरीन सप्लाई करें तो क्या होगा वो देखते हैं। तो डिपेंड करता है कि क्लोरीन का अमाउंट आपने कितना सप्लाई किया है। अगर क्लोरीन का अमाउंट ज्यादा है तो फर्दर आपके पास केमिकल रिएक्शन हो सकती है। अगर क्लोरीन का अमाउंट ज्यादा है तो फर्दर केमिकल रिएक्शंस क्या होगी, CH3Cl पर Cl2 का अटैक होगा तो
एक और हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस होगा, CH2Cl2 प्लस HCl बनेगा। फर्दर अगर हम Cl2 और सनलाइट लें तो यहाँ पर एक और हाइड्रोजन है तो CHCl3 मिलेगा। और फर्दर अगर हम बात करें, हर एक प्रोसेस के साथ आपको HCl भी मिलेगा। सनलाइट और Cl2 लें तो आपको क्या मिलेगा, CCl4 प्लस HCl। तो ये जो प्रोडक्ट है इसे क्या बोला जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन। और इसे भी आप ध्यान रखिए कि इसे क्या बोला जाता है, क्लोरोफॉर्म। आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, अलग अलग स्टेप में आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो डिफरेंट होंगे। क्लोरोमीथेन होगा, डाइक्लोरोमीथेन होगा, ट्राइक्लोरोमीथेन होगा और टेट्राक्लोरोमीथेन होगा। सबकी जो अवेलेबिलिटी है वो डिफरेंट होगी। जैसे कि आपको क्लोरोमीथेन मिलेगा तो कुछ क्लोरोमीथेन रिएक्ट कर जाएगा और कुछ क्लोरोमीथेन डाइक्लोरोमीथेन बन जाएगा। डाइक्लोरोमीथेन का भी कुछ पार्ट ट्राइक्लोरोमीथेन मींस क्लोरोफॉर्म बन जाएगा और क्लोरोफॉर्म का भी कुछ पार्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। तो डिपेंड करता है कि क्लोरीन सप्लाई कितनी है, तो उस अकॉर्डिंग जो आपको ये 4 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इन 4 प्रोडक्ट की अबंडेंस जो होगी, अवेलेबिलिटी होगी, वो डिफरेंट होगी। ठीक है, अभी केवल इस केमिकल प्रोसेस को आप सिंपल वे में इस तरह से समझ लीजिए कि एल्केन में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन थे, ये 4 हाइड्रोजन थे। तो आपको इन चारों हाइड्रोजन को किस तरह से हटाना है, स्टेप बाय स्टेप हर एक हाइड्रोजन को हम किसके साथ कंबाइन कर देंगे, Cl2 के साथ। तो यहाँ पर हम 4 क्लोरीन से अटैक करवा दें। ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखना है आपको एग्जाम में, केवल ये समझ लें, ये ट्रिक है कि यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन HCl बना देगा और ये हाइड्रोजन और Cl यहाँ से चला गया, दूसरा क्लोरीन यहाँ पर लगा देगा तो आपको मिल जाएगा CH3Cl। अगर सेम प्रोसीजर आप इस वाले हाइड्रोजन के लिए लगाएं तो आपको फिर यहाँ पर 2 क्लोरीन मिल जाएंगे। यहाँ पर भी अगर क्लोरीन आ जाए तो 3 हो जाएंगे, 4 आ जाए मतलब जितने हाइड्रोजन थे आपने सारे हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगा दिया है, सबका सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, तो अब रिएक्शन आगे नहीं हो पाएगी। तो इस तरह की केमिकल रिएक्शन एक सिंपल केमिकल प्रॉपर्टी है, केवल आप इसी एग्जांपल को स्टडी करें। ठीक है, और चीजें क्लेरिफाई होंगी जब आप इनके मैकेनिज्म और बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ इन केसेस को स्टडी करोगे। अभी दिक्कत ये है कि ना तो हम किसी इक्वेशन की मैकेनिज्म आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ना ज्यादा एग्जांपल्स आपको बता रहे हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स बताकर बस एक केमिकल प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब कंटेंट इतना ही शेयर किया जा रहा है तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल भी काफी इजी होगा। चलिए, लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी, 4th केमिकल प्रॉपर्टी होगी एडिशन रिएक्शन। और ये एडिशन हमें इनमें देखने को मिलेगा, will occur in unsaturated हाइड्रोकार्बन। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी हम स्टडी कर रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मींस H2 का एडिशन करेंगे, एक तरह से रिडक्शन आप कर रहे हो। हाइड्रोजन का एडिशन करने के लिए जो कैटलिस्ट हमें रिक्वायर्ड है, निकल या फिर आप पैलेडियम मेटल ले सकते हो, ये कैटलिस्ट हैं और इनकी प्रेजेंस में आप इसे हीट करेंगे। ठीक है, निकल कैटलिस्ट या पैलेडियम कैटलिस्ट ऐसे मेटल है, मेटल कैटलिस्ट या मेटल रोड आप ले सकते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में H2 का एडिशन करोगे, हाइड्रोजन का एडिशन करोगे, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। बड़ा आसान है कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि एल्कीन को एल्केन बनाने वाला प्रोसेस बताओ, एल्काइन को एल्केन बनाने वाला प्रोसेस बताओ, क्योंकि अनसैचुरेटेड कौन है, एल्कीन या फिर एल्काइन हो सकती है। सैचुरेटेड कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा, क्या बोला जाता है उसे, एल्केन बोला जा सकता है। तो किसी भी टर्म में, किसी भी लैंग्वेज में आपसे बात की जाए कि अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाना है, एल्कीन को एल्केन बनाना है, एल्काइन को एल्केन बनाना है, आप समझ जाइएगा कि बात की जा रही है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बोला जाता है, ये भी याद रखिए, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इसे बोला जाता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, एक और अच्छी इंफॉर्मेशन जो भी एग्जाम में आपके साथ शेयर करके क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट किया जाता है, और ये है इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन।
इस प्रोसेस की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो है कि जो आपको मार्केट में वनस्पति घी मिलता है, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, ठीक है, एडिबल ऑयल्स जो होते हैं जैसे कि कोकोनट ऑयल या फिर और भी जो कॉटन सीड ऑयल होता है हम उसकी बात कर सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स जो है दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर निकल की प्रेजेंस में आप हीट करें और हाइड्रोजन का एडिशन परफॉर्म करें तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं वनस्पति घी में। मींस ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड होते हैं और इन्हें हाइड्रोजन पास करके इन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है घी में। मींस ऑयल का जो अपीयरेंस है वो कैसा हो जाता है, घी जैसा हो जाता है, या हम बोल सकते हैं कि एक तरह का डुप्लीकेट घी बना दिया जाता है हाइड्रोजनेशन केमिकल रिएक्शन से। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वेजिटेबल ऑयल्स को घी में कन्वर्ट किया जाता है इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू, बताइए ये केमिकल रिएक्शन कौन सी होगी और इसका नाम क्या होगा। तो अगर आपने इस केस को रट लिया कि हाइड्रोजन के एडिशन से ऑयल को सैचुरेट किया जाएगा और सैचुरेट होने के बाद ये क्या बन जाएंगे, घी बन जाएंगे, तो ये एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आप याद रखें। तो हाइड्रोजनेशन के अब एग्जांपल्स की बात करते हैं कि कुछ अनसैचुरेटेड एग्जांपल ले लें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लें, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 और दूसरा एग्जांपल भी हम इजी ले लें CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इनमें हमें हाइड्रोजन का एडिशन करना है, दोनों केसेस में H2 का एडिशन करें निकल की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा। ठीक है, एडिशन किस तरह से होता है पहले इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा सा बात आपके साथ शेयर करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये एडिशन इसलिए होता है क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होने का मतलब है कि इनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर पाई बॉन्ड कहाँ पर है, दो कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है इनमें से एक बॉन्ड पाई है, एक सिग्मा है, एक वीक बॉन्ड है। तो आप इसे केवल इस तरह से समझ लें कि एक बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा और एक बॉन्ड बना है। तो आप देख सकते हैं कि जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो दो नए बॉन्ड बन जाएंगे। तो यहाँ से हमने एक बॉन्ड को हटा दिया और दो नए बॉन्ड यहाँ पर बना दिए, तो दो नए बॉन्ड बनेंगे। अब यहाँ पर आप H2 का एडिशन करोगे तो ये जो दोनों हाइड्रोजन है कहाँ पर अटैक करेंगे, यहाँ पर अटैक करके आपको क्या दे देंगे, इथेन दे देंगे। मीन्स जो अनसैचुरेटेड था वो क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड बन जाएगा। तो इथीन के सैचुरेशन से मींस इथीन में हाइड्रोजनेशन से आपको क्या मिलेगा, इथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब बात करते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इस केस को भी आप समझ जाइए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें कितने पाई बॉन्ड, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और आपको पता है कि जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक बॉन्ड सिग्मा होगा और दो बॉन्ड पाई होंगे। तो यहाँ पर हैं दो, यहाँ पर अगर दो बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो टोटल कितनी वैलेंसीज फ्री हो जाएंगी, 4 वैलेंसीज फ्री हो जाएंगी। दो पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे तो दोनों कार्बन के दो बॉन्ड फ्री हो जाएंगे। अगर आपने केवल H2 का ही एडिशन किया है तो फिर तो H2 का एडिशन तो कंप्लीट हो जाएगा और एक पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा। अगर आप फर्दर एक और H2 ले लें तब यहां पर आपको क्या मिल सकता है, नेक्स्ट पाई बॉन्ड भी आप हटा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि एल्काइन के सैचुरेशन के लिए आपने हाइड्रोजन की सप्लाई कितनी की। अगर आप यहां पर बात करें इसके एक मॉलिक्यूल के साथ अगर H2 का एक ही मॉलिक्यूल आप लेते हो तो फिर आपको ये एल्कीन बनेगा, जो एल्काइन है वो एल्कीन बनेगा। और अगर आपने हाइड्रोजन की सप्लाई फिर से दी तो फिर आप एल्कीन को क्या बना सकते हैं, एल्केन। तो ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक H2 से काम चल जाएगा, यहाँ पर कंप्लीट सैचुरेशन के लिए आपको कितने H2 लेने पड़ेंगे, 2, तब ये क्या बन पाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 which is known as ethane। तो इथीन से अगर इथेन बनाना है तो सिंगल H2 और इथाइन से इथेन बनाना है तो आपको 2 H2 लेने पड़ेंगे। इसलिए एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन इस तरह का होगा कि एक कंपाउंड है A और एक कंपाउंड है B, इसके सैचुरेशन के लिए आपको एक H2 रिक्वायर्ड होता है, मींस इक्विमोलर। इक्विमोलर का मतलब कि जितना मोल आपने A का लिया उतना मोल आप H2 का लोगे तो ये कैसा मिलेगा, आपको सैचुरेटेड प्रोडक्ट देगा। B है जिसमें आपने इक्विमोलर H2 लिया और आपको जो प्रोडक्ट मिला है वो अनसैचुरेटेड ही है, तो फिर आप समझ जाइए कि A यहां पर एल्कीन होगा और B यहां पर एल्काइन होगा।
ए यहाँ पर एल्कीन होगा। देखो इक्विमोलर का मतलब है कि जितना मोल, जितना अमाउंट आपने ए का लिया उतना ही H2 का लिया, जितना मोल बी का लिया उतना ही H2 का लिया। तो उस केस में ए का तो सिचुएशन हो जाता है बट बी का नहीं हो पाता है। तो बी का नहीं हुआ इसका मतलब बी में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है, बी एल्काइन होगा और ए क्या होगा, एल्कीन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछकर केमिकल प्रॉपर्टी को काम में लेकर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जा सकता है। चलिए, मैंने एडिशन आपको क्लियर कर दिया कि एडिशन क्या होता है और हाइड्रोजन का एडिशन किस तरह से होगा। बट जो क्वेश्चन बना हुआ है वो ये है कि यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट को फर्दर डिवाइड किया था और फर्स्ट केस लिया था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या सेकंड केस भी पॉसिबल होगा? और सेकंड केस भी सिमिलर है, एडिशन ऑफ हेलोजन। और हेलोजन क्या होती है? क्लोरीन का एडिशन, ब्रोमीन का एडिशन, फ्लोरीन का एडिशन और हेलोजन के एडिशन को आप क्या बोलेंगे? हेलोजनेशन। अब किसी पर्टिकुलर हेलोजन का एडिशन कर रहे हो, क्लोरीन का एडिशन कर रहे हो तो उसे आप क्लोरीनेशन बोल सकते हो। तो हेलोजनेशन के एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि हम ऐसा ही एग्जांपल ले लें, CH डबल बॉन्ड C, CH2 डबल बॉन्ड Cl CH3, 1 2 3 4, ठीक है। हमने इसका एग्जांपल लिया प्रोपीन का। प्रोपीन में आप एडिशन कर रहे हो Cl2 का। ये ध्यान रहे कि ये एडिशन किसकी प्रेजेंस में परफॉर्म होगा? CCl4 की प्रेजेंस में। यहाँ पर कैटलिस्ट है निकेल और पैलेडियम, यहाँ पर जो कैटलिस्ट है, यहाँ पर जो आपको लेना है, जो जिसकी प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन होगी वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। यहाँ पर भी उसी प्रोसीजर को अप्लाई करें कि एक पाई बॉन्ड हट जाएगा, दो नए बॉन्ड बनेंगे और दोनों पर क्लोरीन अटैक कर देगा, बस। ठीक है, तो इस केमिकल रिएक्शन को भी कंप्लीट करना बहुत आसान है। पाई बॉन्ड को हटाएं, पाई बॉन्ड को हटाएंगे तो यहाँ पर एक ही बॉन्ड रह जाएगा और इसके हटने से दोनों पर जो दो नए बॉन्ड बनेगी इन पर आप दोनों क्लोरीन लगा देंगे। अब आप समझ गए हैं कि अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता तो यहाँ पर कितना Cl2 रिक्वायर्ड था? 2। अगर एक ही लेता तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बन जाता और 2 Cl2 लेता तो ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाता। क्लियर? तो अगर आपने हाइड्रोजनेशन समझ लिया तो हाइड्रोजनेशन में तो कुछ दिमाग आपको नहीं लगाना है। अब इसका नाम क्या होगा? इसे आप बोल सकते हैं 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। फर्दर सेकेंड एग्जांपल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर इसमें हम एडिशन करें क्लोरीन का इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो यहाँ पर ये CH अगर आप 2 Cl2 लेते हैं तो फिर दोनों पाई बॉन्ड हट जाएंगे, 4 क्लोरीन आ जाएंगे और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरोइथेन। चलिए, अब बात करते हैं कि हेलोजनेशन जो है इसका एक इंपॉर्टेंट केस या इसका एक अच्छा यूज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसे बड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम ले लेंगे ब्रोमीन वाटर, मींस ब्रोमीन को वाटर में मिक्स किया हुआ है, इसे ब्रोमीन वाटर बोला जाएगा। तो ब्रोमीन वाटर जिसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट ये है दैट एल्कीन and alkyne decolorizes bromine water। ठीक है, ब्रोमीन वाटर का जो कलर है रेडिश ब्राउन, इस कलर को डीकलराइज कर देते हैं एल्कीन एंड एल्काइन, जबकि एल्केन ऐसा नहीं कर पाती है, जबकि एल्केन ऐसा नहीं कर पाती। ठीक है, इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कौन करेगा? एल्कीन रिएक्शन करेगा, एल्काइन रिएक्शन करेगा, बट एल्केन तो इसके साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा। अभी अभी हमने देखा इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, ये स्टेबल है, ये पैराफिन है, इनकी रिएक्टिविटी कम है, इनकी एफिनिटी कम है। एल्कीन और एल्काइन रिएक्टिव है, ये हेलोजन के साथ रिएक्ट करेंगी, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेंगी। रिएक्ट करके अगर प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा तो जो ब्रोमीन बचा ही नहीं है तो फिर ब्रोमीन वाटर का कलर कैसे बचेगा? तो आपको वहां पर जो रेडिश ब्राउन कलर है वो डिसअपीयर हो जाएगा। मतलब ये तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन है कि इस केमिकल प्रोसेस को आप एक टेस्ट के नाम से बोल सकते हैं कि ये एक टेस्ट हो सकता है विच इज यूज्ड फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन को पता करने के लिए, टू आइडेंटिफाई अनसैचुरेशन।
अगर आपको अनसैचुरेशन आइडेंटिफाई करना है, आपको पता करना है कि गिवन सैंपल सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएं। अगर सैंपल सैचुरेटेड होगा तो कलर में कोई चेंज नहीं होगा, बट अगर बच्चों अनसैचुरेटेड हुआ तो ब्रोमीन वाटर का जो कलर है वो डिकलराइज हो जाएगा, वो कलर वहां से डिसअपीयर हो जाएगा। कैसे होगा इसकी एक केमिकल रिएक्शन भी आप लोगों को बता देता हूं। एक केमिकल रिएक्शन जैसे कि हम यहाँ पर बात करें एल्केन की, मैंने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो यहाँ पर तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। बट दूसरा केस अगर हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ब्रोमीन, कलर है रेडिश ब्राउन CCl4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपको मिलेंगे CH2 CH2 ब्रोमीन ब्रोमीन, इसे बोला जाएगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन, और ये आपको मिलेगा कलरलेस। तो समझ गए हैं आप, रेडिश ब्राउन से आप कहां पर चले गए, कलरलेस पर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई। यहाँ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि एल्केन स्टेबल होती है, एल्केन की रिएक्टिविटी कम होती है। तो एल्कीन और एल्काइन में आपको एडिशन देखने को मिलेगा, और इस एडिशन में जो ब्रोमीन का एडिशन है इसको आप काम में ले सकते हैं अनसैचुरेशन की टेस्टिंग में। क्या और कोई मेथड है जिससे आप पता कर सकें कि कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? तो एक और मेथड आप लोग ध्यान रखें कि एल्कलाइन कैमेलोफोर, एल्कलाइन कैमेलोफोर, इसे नाम दिया जाता है बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, एल्कलाइन कैमेलोफोर एल्केन का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा, बट ये एल्कीन एंड एल्काइन इन दोनों का ऑक्सीडेशन कर देगा। ये इनका ऑक्सीडेशन रीजन वही कि ये ज्यादा रिएक्टिव, इनकी एफिनिटी ज्यादा है, इसलिए अल्कलाइन कैमेलोफोर जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इन दोनों का ऑक्सीडेशन कर देता है, बट इसका नहीं करता है। इसका नहीं करेगा तो क्या होगा? आपको कैसे पता चलेगा कि कहां ऑक्सीडेशन हुआ और कहां नहीं हुआ? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इसका कलर होता है पर्पल। ठीक है, तो जो अनसैचुरेटेड है एल्कीन और एल्काइन है, ये इस पर्पल कलर को डीकलराइज कर देते हैं। तो दो तरीके हैं आपके पास, अगर ब्रोमीन वाटर का कलर डीकलराइज हो जाए या अल्कलाइन कैमेलोफोर का कलर डीकलराइज हो जाए, तो आप पता लगा सकते हैं कि गिवन सैंपल सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों के लिए है कि आप लोग पता करें। मैंने आपको ये तो बता दिया कि आप कैसे पता लगाएंगे कि गिवन सैंपल एल्केन होगा या एल्कीन एंड एल्काइन। अगला क्वेश्चन ये है कि गिवन सैंपल में हम कैसे पता करें कि वो एल्कीन है या एल्काइन। ये तो हम पता कर सकते हैं कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। दो मेथड है, या तो हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट अप्लाई करें या फिर हम बेयर्स रिएजेंट की मदद लें। या तो हम ब्रोमीन वाटर की टेस्ट अप्लाई करें या हम बेयर्स रिएजेंट की मदद लें। या अब ये है कि एल्कीन और एल्काइन है, अगर दो सैंपल है, एक एल्कीन है और दूसरा सैंपल है एल्काइन, क्या कोई ऐसा टेस्टिंग मेथड है जिससे पता लगाया जा सके कि ए जो सैंपल है वो एल्कीन है और बी एल्काइन है? तो इसके लिए आपको एक और रिएजेंट के बारे में स्टडी करना है, शायद ये आपके सिलेबस में नहीं होगा। एज ए इंफॉर्मेशन केवल ध्यान रखें कि एक और रिएजेंट है जिससे बोला जाता है टॉलरेंस रिएजेंट। ये होगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो ये कैसे रिएक्ट करेगा? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट एल्कीन के साथ नो रिएक्शन, ठीक है, जबकि एल्काइन के साथ ये क्या बनाएगा? वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। अब आप पता लगा सकते हैं कि जहां आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा, मतलब वहां पर जहां प्रेसिपिटेट मिला है वहां एल्काइन है, और जहां नहीं मिला वहां एल्कीन है। जहां मिला है वहां एल्काइन है, जहां नहीं मिला वहां पर एल्कीन है। तो ऐसा आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं एक एल्काइन ले लूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट आपने लिया, मतलब अमोनिया सॉल्यूशन और सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे C ट्रिपल बॉन्ड C एसिटिलाइट आयन
और Ag इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन को आप याद ना करें, रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, केवल आपको बता रहा हूँ कि ये कंपाउंड मिलेगा जो आपको मिलेगा एज अ वाइट प्रेसिपिटेट, साथ में आपको मिलेगा अमोनियम नाइट्रेट प्लस वाटर। तो इस केमिकल रिएक्शन मींस एल्काइन के साथ रिएक्शन होती है, एल्कीन के साथ रिएक्शन नहीं होती, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ऐसा ही एक और रिएजेंट होता है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड में भी आपको ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है, तो उससे भी हम एल्कीन और एल्काइन का डिफरेंस पता लगा सकते हैं। या हमारे पास अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है, इससे भी आप इस डिफरेंस को आइडेंटिफाई, इन दोनों को डिटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे कुछ कार्बन कंपाउंड जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और वो दो कार्बन कंपाउंड है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। तो दोनों कंपाउंड को हमें अच्छे से स्टडी करना है। कंपाउंड क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके यूजेस। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड वी विल कंटिन्यू with ethanol in your next lecture.